प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग यूपी टेट, सी टेट, बीएड, बीटीसी, एमए एजुकेशन का सेकेंड पेपर, बीएड का सेकेंड पेपर और साथ साथ यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। इसके बिना सब अधूरा है। इसके बिना न तो टेट क्लियर हो सकता, न नेट क्लियर हो सकता है और न ही बीएड का कोर्स पूरा हो सकता है और बीटीसी भी नहीं पूरा हो सकता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं वास्तव में ये है क्या। साथ साथ BA2 में सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से गोरखपुर विश्वविद्यालय में संचालित होता है। थोड़ा सा इसको देखा जाए कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है शिक्षा मनोविज्ञान। पूरा पेपर है शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से, लेकिन इसमें दो शब्द हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। सबसे पहले हम लोग शिक्षा देखें। शिक्षा को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ को समझना जरूरी है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ को समझना जरूरी है। जैसा कि आप सब समझते हैं कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है EDUCATI, एजुकेशन, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और DUCATION का एक शार्ट शब्द बनता है ड्यूको, DUCO, ड्यूको, इसका अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। थोड़ा सा और स्पष्ट इसके अर्थ को समझने के लिए एक दूसरे तरीके से भी इसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लैटिन भाषा के तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 एजुकेटम, नंबर 2 एडुसियर, नंबर 3 एडुकेयर। पहले का अर्थ होता है शिक्षित करना, दूसरे का अर्थ होता है विकसित करना, तीसरे का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा एक बालक के जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को सबसे पहले शिक्षित करती है, फिर विकसित करती है और फिर बाहर। शिक्षा एक बालक के जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को शिक्षित करके, विकसित करके बाहर निकालने की प्रक्रिया है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। या शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लैटिन भाषा के तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। पहले का अर्थ होता है शिक्षित करना, दूसरे का अर्थ होता है विकसित करना और तीसरे का अर्थ होता है बाहर निकालना। ये तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा शिक्षा का संकुचित अर्थ देख ले कि संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होता है या संकुचित अर्थ में शिक्षा को क्या कहा जाता है। वास्तव में जब हम शिक्षा के अर्थ को तीन रूपों में हम देखते हैं। शाब्दिक अर्थ में हमने देख लिया, उसके बाद आता है संकुचित अर्थ। अर्थात जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो जो विद्यालय तक केवल यह सीमित है। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान ही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो ज्ञान हमें सिर्फ विद्यालय के चारदीवारी में मिलता है या विद्यालय में प्राप्त होता है वही शिक्षा कहलाता है। उसके अलावा और कोई शिक्षा नहीं कहलाता है।
लेकिन जब हम व्यापक अर्थ में देखते हैं, व्यापक अर्थ शिक्षा का जब हम देखते हैं, या व्यापक अर्थ में जब हम शिक्षा को देखते हैं, तो शिक्षा को अनेक विचारकों या शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, अर्थात प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये तो शिक्षा का अर्थ हुआ। अब शिक्षा के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए अनेक विचारकों ने अपने अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से उसको व्याख्यायित किया है, जिसमें भारतीय विचारक भी हैं, भारतीय शिक्षा शास्त्री भी हैं, और साथ साथ पश्चिमी या वेस्टर्न फिलासफर भी हैं, वेस्टर्न एजुकेटर भी हैं। सबसे पहले हम शिक्षा के परिभाषा के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वास्तव में किन किन विचारकों ने महत्वपूर्ण जो शिक्षा के परिभाषा जिन लोगों ने दिया है, उसमें प्लेटो का नाम सबसे पहले आता है। प्लेटो जो अरस्तु का शिष्य था, और प्लेटो ने कहा शिक्षा तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के द्वारा शरीर, मन, मस्तिष्क या बुद्धि का विकास किया जाता है। फिर प्लेटो के बाद उसका शिष्य अरस्तु आया, और अरस्तु ने कहा शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, टैगोर महोदय कहते हैं, शिक्षा सत्य के खोज की प्रक्रिया है, अर्थात जिसके द्वारा सत्य की खोज किया जाए वही शिक्षा है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अर्थात शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, अर्थात सब कुछ बालक के अंदर है, कुछ भी बाहर से बालक के अंदर ठूसा नहीं जाता है। शिक्षक जैसे ही बालक का मार्गदर्शन करता है वैसे ही उसके ज्ञान बाहर आ जाते हैं, और वो सारी संपूर्ण प्रक्रियाओं का संचालन करने लगता है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने लगता है। मोटा मोटी एक निष्कर्ष निकल के आता है कि शिक्षा व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के द्वारा बालक का विकास किया जाता है। शिक्षा एक अबूझ जो जन्मजात बालक होता है, जिस एकदम से कोरा होता है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? वास्तव में जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बहुत लंबी यात्रा है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की यात्रा शायद बहुत ही लंबी है, और एक विचारक का नाम आता है मनोविज्ञान के संदर्भ में रेबर्न। रेबर्न वह पहला विचारक था जिसने कहा कि वास्तव में मनोविज्ञान तो कोई विषय ही नहीं था। मनोविज्ञान प्रारंभिक अपने अवस्था में दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में संचालित होता था। वास्तव में मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। लेकिन रेबर्न ने कहा अरस्तु का समय आया, अरस्तु के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान एक अलग स्वतंत्र विषय बन पाया। उससे पहले मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में संचालित होता था। वास्तव में मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। इसकी यात्रा भी बहुत लंबी है कि मनोविज्ञान के अर्थ की यात्रा बहुत सारी लंबी है। कैसे कैसे मनोविज्ञान का अर्थ आया और आधुनिक समय में मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान के लिए जब प्रारंभिक अवस्था में जब मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना अरस्तु के प्रयास के परिणाम स्वरूप, तो कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान।
उस समय के विचारकों ने, शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वास्तव में मनोविज्ञान तो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द प्रयोग किया गया, जो दो शब्दों से मिलकर बना था, साइकी धन लोगस। साइकी का अर्थ था आत्मा और लोगस का अर्थ था अध्ययन, अर्थात वह विज्ञान जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान के नाम से जाना गया। ये प्रारंभिक अवस्था का बात है, जब दर्शन शास्त्र से अलग अरस्तु के प्रयास के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र विषय मनोविज्ञान बना। उसके बाद जब इसके अर्थ की बात आई तो सबसे पहले कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात वह विज्ञान जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में तीव्र आलोचना हुई, आत्मा का रंग कैसा होता है, आत्मा का रूप कैसा होता है, क्या किसी ने आज तक आत्मा को देखा है? जब तीव्र आलोचना के परिणाम स्वरूप ये निष्कर्ष निकला, आत्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं, और जिस चीज को हम देखे नहीं उसके अर्थ को कैसे बता देंगे। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान ने अपने प्रारंभिक जो उसका अर्थ था उसका उन्होंने त्याग कर दिया, और आत्मा के अध्ययन का त्याग करने के बाद मनोविज्ञान को कहा गया कि यह मन का विज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया। दूसरा अर्थ मनोविज्ञान ने मन का स्वीकार किया और कहा गया वह विज्ञान जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां भी वही विवाद हुआ। मन इतना चंचल है, व्यक्ति बैठा रहता है गोरखपुर में और मन उसका मुंबई में घूमता रहता है, व्यक्ति मुंबई में बैठा रहता है, मन उसका गोवा में घूमता रहता है। यह अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि मन कहाँ है और व्यक्ति कहाँ है। मन को किसी ने देखा ही नहीं है। परिणाम स्वरूप यहां भी विवाद हुआ, और विवाद के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान ने अपने मन रूपी अर्थ को भी त्याग दिया। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ चेतना का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। वह विज्ञान जिसमें मनुष्य के चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना गया। प्रारंभिक अवस्था सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, उसका त्याग किया, फिर उसके बाद से मन का विज्ञान, मनोविज्ञान ने उस अर्थ को अस्वीकार किया, और उसके बाद तीसरी अवस्था चेतन का विज्ञान कहा गया। वह विज्ञान जिसमें मनुष्य के चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पे भी उसी तरह से आलोचना बाद के वर्षों में शुरू हुई, तीव्र आलोचना शुरू हुई कि चेतन का विज्ञान कैसे। आप कह दे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अगर वो पूर्णतया सोया है तब तो अचेतन है, लेकिन अगर आंख मूंद लिया है और वह जगा हुआ है तो कैसे हम पता लगा, किस पैमाना से हम पता लगाएंगे कि वह चेतन है कि वह अचेतन है। परिणाम स्वरूप यहां भी विवाद हुआ, और विवाद के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान ने चेतना के विज्ञान के अपने अर्थ को भी अस्वीकार कर दिया। आधुनिक समय में मनोविज्ञान ने अपने चौथे अर्थ अर्थात मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात वह विज्ञान जिसमें मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाए, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान ने अपने प्रारंभिक अवस्था में आत्मा का विज्ञान के रूप में अर्थ को अस्वीकार किया, उसके बाद मनोविज्ञान ने अपने मन के विज्ञान के अर्थ को अस्वीकार किया, उसके बाद मनोविज्ञान ने अपने चेतना के विज्ञान के अर्थ को अस्वीकार किया, और आधुनिक समय में मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में स्वीकृत है। यह कहा जाता है कि वह विज्ञान जिसमें मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। हम इसका दूसरा पार्ट भी देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर आएगा। जो कमियां होंगी उसके लिए आप सजेशन भी हमें देंगे। धन्यवाद।